मिस कियारा, देख ले, मेरी जिद का नतीजा आपके सामने है। बेबान की मुस्कुराहट पर कियारा ने नफरत से उसे देखा। वो उसके बेटे की टीचर थी जो कियारा का दीवाना था और उसे माँ की जगह समझने लगा था। बेबान की पत्नी मर चुकी थी, इसलिए बेबान ने उसे प्रपोज किया था, जिसके जवाब में कियारा ने जज्बाती होकर उसे थप्पड़ दे मारा। वो किसी और को पसंद करती थी, मगर शादी से कुछ दिन पहले ही वो उसे लूट कर भाग गया था। तो बेबान के ऑफर पर घर वालों ने जबरदस्ती कियारा को उससे ब्याह दिया। शादी की पहली रात ही उसने क्रूरता की तमाम हदें पार कर दी। अगर आप इन खुशफहमियों में मुब्तला हैं कि आपको अपनी पसंद से लाया हूँ, तो भूल है आपकी। मेरी औलाद की पसंद है आप, और कुछ नहीं। इसलिए तमाम ख्याल दिल से निकाल लें कि आपके साथ सुहागरात मनाकर आपको अपनी कुर्बत के पल बख्शूंगा। कियारा ने तकलीफ से अपना चेहरा मोड़ लिया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बेबान शादी की पहली रात इतनी सख्त बात कहेगा। तो ठीक है, फिर मैं आपके कमरे में क्या कर रही हूँ? जिसकी खातिर लाए हैं मुझे, उसी के साथ कमरे में होना चाहिए। ये बोलकर उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और बिस्तर से उतरकर दरवाजे की ओर बढ़ी थी कि तभी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मम्मा, दरवाज़ा खोलें। बाहर कोई और नहीं बल्कि आरब था। दोनों ने चौंक कर देखा। इससे पहले कि कियारा दरवाजे की ओर बढ़ती, बेबान ने तुरंत उठकर दरवाज़ा खोला। आरब कमरे के अंदर भागता हुआ कियारा की टांगों से लिपट गया। मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन दादी मुझे आपके कमरे में आने नहीं दे रही थीं। मैंने उनको बहुत कहा कि आज की रात मैं आपके साथ सोऊंगा, मगर उन्होंने मना कर दिया, तो मैं भागकर छुपता हुआ यहाँ पर आ गया। आरब बड़ी मासूमियत से उसे एक एक बात बता रहा था। कियारा झुककर ठीक उसके सामने आकर बैठ गई। फिर आरब की ठोड़ी पकड़ते हुए नरमी से बोली, क्यों नहीं आने दे रही थी दादी आपको? बल्कि मैं तो खुद आपके पास आने वाली थी। उसने मुस्कुराकर कहा। तो आरब अचानक से खुश होकर बोला, तो ठीक है ना, चलें, बल्कि ऐसा करते हैं, हम तीनों यहीं पर सो जाते हैं। क्यों पापा? आखिर में उसने अपने पापा की ओर देखकर सहमति चाही, तो बेबान ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। फिर आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए वो आरब के पास आया और उसके कपड़े चेंज करने लगा। कियारा भी उठकर वॉशरूम में चेंज करने चली गई थी। लगभग 15 मिनट के बाद जब वो वापस लौटी, तो आरब और बेबान दोनों बेड पर लेटे हुए थे। एक पल के लिए उसके कदम झिझक गए। उसकी आत्मा कांप उठी कि इस अजनबी शख्स और उसके बच्चे के साथ वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रात कैसे बिताएगी। फिर उसने चुपचाप खुद को समेटा और सोफे पर आकर लेट गई। तभी आरब जल्दी से बोला, मम्मा, मेरे पास बेड पर आकर लेटिए ना। कियारा ने उसे नरमी से समझाना चाहा। बेटा, आप आराम से लेटो, अगर मैं आ गई तो आप तंग हो जाओगे। आरब ने जोर से ना में सर हिलाया और वहाँ सा होकर बोला, नहीं मम्मा, प्लीज़ आप इधर आकर लेटिए, हम तीनों लेट जाते हैं। आपको पता है, मेरी पहली वाली मम्मा, पापा और मैं, हम तीनों हमेशा ऐसे ही बेड पर साथ लेटते थे। मासूम के मुंह से अपनी दिवंगत माँ का जिक्र सुनकर कियारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेबसी से बेबान की ओर देखा, जो पत्थर बना अपने मोबाइल में मगन होने का नाटक कर रहा था। कियारा ने फिर आरब को बहलाना चाहा। बेटा, बात समझो ना आप। तभी बेबान ने बात बीच में काट दी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा तीखापन था। मुझे नहीं लगता कि आपको एक मासूम बच्चे की इस उम्मीद को इस तरह ठुकराना चाहिए। अपनी नफरत को थोड़ी देर के लिए परे रखिए और यहाँ आकर लेट जाइए। उसकी इस कड़वी बात पर कियारा का दिल छलनी हो गया, पर उसने चुपचाप अपनी सिसकी दबाई, उठी और बेड के कोने पर सिमट कर लेट गई। उसके लेटते ही आरब का चेहरा खुशी से दमक उठा और वो पूरी तरह से चिपक कर लेट गया। चलिए मम्मा, अब मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए। कियारा एकदम सोच में पड़ गई। वो खुद अपनी बिखरी हुई जिंदगी की कहानी से जूझ रही थी, उसे क्या सुनाती। तभी बेबान की संजीदा और सख्त आवाज़ गूंजी, आरब, चुपचाप सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। अब दोबारा मुझे सोने के लिए टोकना न पड़े, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये सुनते ही आरब ने रोनी सूरत बनाई, पर डरकर आंखें बंद कर लीं। लगभग 15 मिनट में ही वो गहरी नींद की आगोश में जा चुका था। उसके सोते ही बेबान अपनी जगह से उठा। उसने एक ठंडी और बेरुखी भरी नज़र कियारा के सिमटे हुए वजूद पर डाली और वो सोफे की तरफ बढ़ते हुए बेहद ठंडे लहजे में बोला, अब ये सुबह तक नहीं उठेगा। आप यहाँ आराम से कंफर्टेबल होकर सो सकती हैं। तुम्हें छूने का या तुम्हारे करीब आने का कोई शौक़ नहीं है मुझे। अब बाकी की सारी बातें हम कल करेंगे। ये कहते हुए उसने कियारा के चेहरे पर एक गहरी निगाह डाली, जो सोच में गुम लग रही थी। बेबान अपनी जगह से उठा और बाहर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। साथ ही उसने कमरे और बालकनी में खुलने वाली कांच की खिड़की को बंद कर दिया, ताकि उसकी कड़वाहट और सिगरेट का धुआं अंदर ना सके। अब कियारा अंदर बैठकर कांच के पार उसे बड़े आराम से देख सकती थी।
बाहर जाते ही विवान ने अपनी जेब से बेप निकाला और होंठों से लगा लिया। धुएं के छल्लों में जैसे वो अपने अतीत के दर्द को उड़ा रहा था। एक पल के लिए कियारा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में हैरत थी, लेकिन फिर उसने करवट ली और आरब को देखने लगी। कितना मासूम है ये बच्चा, और इसी की मासूमियत की वजह से आज हम दोनों पति पत्नी हैं। काश आरब तुम मेरी ज़िंदगी में न आए होते, तो आज मैं इस घुटन भरे रिश्ते की बेड़ियों में न जकड़ी होती। ये कहते हुए कियारा की आंखों से आंसू टपका। उसने नरमी से उसके माथे को चूमा और सोने की कोशिश करने लगी। लगभग 1.5 घंटे के बाद उसकी आंख लगी। तब तक विवान भी वापस कमरे में आ चुका था। बेड पर कियारा और आरब दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे। कुछ पल वो उन्हें देखता रहा। कियारा के चेहरे पर फैली थकान और मायूसी देखकर उसका दिल अंदर से पसीज गया। वो धीरे से मुस्कुराया और सोफे पर लेट गया। साथ ही अपने मोबाइल में रानिया की तस्वीर निकालकर सामने कर ली। वो रानिया से बेहद मोहब्बत करता था। उसकी मौत के बाद उसका दिल जैसे पत्थर हो गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रानिया की जगह कोई और लड़की आकर उसकी पत्नी बन जाएगी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब आरब रोने लगा। वो अक्सर रात को चौंक कर उठ जाता था। इससे पहले कि विवान उठकर उसके करीब जाता, कियारा जल्दी से उठी और आरब को धीरे धीरे थपकियां देने लगी। आरब ने अपनी आंखें खोलकर कियारा को देखा। उसका ममता भरा चेहरा पाकर उसने कियारा का हाथ थाम लिया और बड़े सुकून से सो गया। ये मंजर विवान के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि आरब अपनी माँ के जाने के बाद अक्सर रात को उठकर बुरी तरह रोया करता था। उसे डरावने सपने आते और विवान सुबह तक उसे संभालते संभालते खुद बेहाल हो जाता, क्योंकि आरब रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लेता था। उसकी एक ही रट होती कि मुझे मम्मा के पास जाना है। मगर कियारा के आते ही वो मुश्किल घड़ी एक पल में कट गई थी। परेशान मत होइए आप, मैं हूँ ना यहाँ पर। आप चाहें तो दूसरे कमरे में चले जाएं, आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे, कियारा ने उसकी उलझन भांप कर कहा। अब वो बड़ी नरमी से आरब के बालों में उंगलियां फेर रही थी। विवान ने चौंक कर कियारा को देखा। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो पहली रात की दुल्हन है, बल्कि ऐसा लगा जैसे आरब कियारा का ही बेटा है और विवान ने उसे गोद लिया है। विवान की मर्दाना अहंकार को एक ठेस लगी थी। उसे ये बात बिल्कुल भी गवारा न थी, बल्कि बुरी लगी, जैसे कियारा अपना पूरा हक आरब पर जता रही हो। उसने कड़क कर कहा, ये मेरा बेटा है और मैं बेहतर जानता हूँ कि मुझे यहाँ लेटना है या कहीं और। कियारा ने बिना डरे बेबाकी से जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि इसमें जलने वाली कोई बात है। आखिर माँ का हक बाप से कम तो नहीं होता। इससे पहले कि विवान कोई तीखा जवाब देता, वो आरब के साथ कंबल तान कर लेट गई। विवान जानबूझकर खामोश हो गया, क्योंकि रात के इस पहर वो कोई तमाशा नहीं चाहता था। थोड़ी देर के बाद विवान को भी नींद आ गई, लेकिन कियारा पूरी रात जागती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और उसे रह रहकर शौर्य की याद आती रही। कितनी शिद्दत से मोहब्बत की थी उसने शौर्य से। उसकी खातिर वो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी, मगर शौर्य ने ऐन वक्त पर उसे धोखा देकर उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया था। उसे ट्यूशन टीचर के रूप में इस घर में आते हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। इन 6 महीनों में वो आरब के साथ बहुत घुल मिल गई थी। अक्सर दोपहर का खाना आरब उसी के हाथ से खाता और अपनी मम्मा की बातें उससे करता रहता। इस दौरान चलते चलते विवान से भी उसकी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी, पर वो विवान के अतीत और उसके घर वालों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। बस इतना जानती थी कि आरब की माँ 1 साल पहले बच्चे के जन्म के दौरान इस दुनिया से चल बसी थी, और सिर्फ वही नहीं बल्कि आने वाला नवजात बच्चा भी उसके साथ चला गया था। और इस गहरे सदमे का असर आरब पर बहुत गहरा हुआ था। ना वो किसी से बात करता, ना ही उसका खाना पीना ठीक था। उन्हीं दिनों कियारा ने अपनी सीबी उसी स्कूल में दी थी जहाँ पर आरब पढ़ता था। लगभग छुट्टी का वक्त था जब वो अपनी सीबी देकर वापस आ रही थी। तभी उसका एक जोरदार टकराव आरब के साथ हुआ और वो नीचे गिर गया। कियारा एकदम पलटी और आरब को अपनी बाहों में लेकर पुचकारने लगी। क्या हुआ बेटा, चुप हो जाओ, इधर आओ, मैं आपको चॉकलेट लेकर दूंगी। चोट तो नहीं लगी आपको? वो जो लगातार चोट लगने पर रो रहा था, एकदम कियारा के ममता भरे चेहरे को देखकर सहम गया और फिर अगले ही पल तुरंत उसके गले लगते हुए सिसक कर बोला, मम्मा कहाँ चली गई थी आप? कियारा के लिए ये नज़ारा बेहद अजीब और हैरान करने वाला था। वो आसपास खड़े बच्चों को देख रही थी जो काफ़ी हैरानी से उन्हें देख रहे थे। तब तक विवान भी भागता हुआ पहुंच चुका था। एक्सक्यूज़ मी, क्या हो रहा है यहाँ पर, और क्या कहा आपने मेरे बेटे से? विवान ने अपनी मर्दाना आवाज़ में गुस्से से कियारा को देखते हुए कहा। उसकी सख्ती पर एक पल के लिए तो कियारा बिल्कुल भौचक्की रह गई। फिर उसने संयम रखकर नरमी से विवान की ओर देखकर कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, आपका बेटा गलती से मुझसे टकरा गया था, उसे चोट लगी है।
बेबान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचना चाहा। इधर आओ आरब। लेकिन आरब अपने पापा के पास जाने के बजाय और भी कसकर कियारा के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। पापा देखें, मम्मा आ गई। उसने बेबान को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। बेबान ने बेबसी और दर्द से उसे पुचकारते हुए कहा, बेटा ये मम्मा नहीं आपकी, चलो घर चलो। ये सुनते ही आरब फूट फूट कर रोने लगा। जिद करते हुए बोला, पापा यही है मेरी मम्मा। वहाँ पर पूरा माहौल बेहद अजीब और जज्बाती हो चुका था, जिसने बेबान और कियारा दोनों को एक अनजाने बंधन में बांधने की शुरुआत कर दी थी। सब लोग आसपास खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। मिस, क्या आप मेरे साथ उधर रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर सकती हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा बेटा इतनी जल्दी आपको जाने नहीं देगा और मैं यहाँ पर कोई भी तमाशा नहीं चाहता। बेबान ने बेहद नरमी से गुजारिश की तो कियारा ने हामी भर दी और वो उसके साथ पास के एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गई। वहाँ जाने के बाद भी आरब उसे छोड़ नहीं रहा था। पापा मेरी मम्मा है ना ये? उसने दोबारा पूछा तो बेबान ने गहरा सांस लिया और अपने बेटे को देखते हुए बोला, बेटा आपकी मम्मा भगवान के पास है, आप जानते हो ना, फिर ये बातें बार बार क्यों कर रहे हो? लेकिन मुझे लगता है मम्मा वापस आ गई हैं पापा। आरब ने मुस्कुराकर दोबारा कियारा को देखा तो उसने भी बच्चे को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। आरब ने बेबान से जिद की, आप इन्हें घर ले चलिए पापा। उसकी इस बात पर बेबान काफ़ी परेशान हो गया। तभी कियारा दोबारा आरब से बोली, नहीं बेटा, मैं यहाँ स्कूल में नौकरी शुरू करूँगी तो आप यहाँ रोज़ मुझसे मिल लिया करना। बेबान ने चौंक कर अपने सामने बैठी उस शालीन और सुलझी हुई लड़की को देखा जो इतने अच्छे अंदाज में उसके बेटे से बात कर रही थी, मगर आरब लगातार नामे सर हिला रहा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे साथ मेरे घर चलो बस। लेकिन जैसे तैसे करके कियारा ने उसे मना ही लिया कि मैं यहाँ स्कूल में पढ़ाऊँगी, आप मेरी क्लास में आ जाना, फिर हम रोज़ यहाँ पर मिल लिया करेंगे। ये सब करते करते लगभग 1 घंटा हो चुका था। इस 1 घंटे में बहुत ही अच्छे तरीके से कियारा ने आरब को समझा बुझाकर शांत कर दिया था। घर आने के बाद भी आरब लगातार कियारा की ही बातें करता रहा, जिसने रात तक बेबान को बुरी तरह बेहाल कर दिया था। वो उस बच्चे को रोक भी नहीं सकता था कि इतनी ज़्यादा उस लड़की के बारे में बातें मत करो, चुप हो जाओ। अगर वो ऐसा करता तो बच्चे का दिल टूट जाता और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। पूरी रात आरब काफ़ी खुशमिजाज होकर उसी के बारे में बातें करता रहा। अगले दिन जब वो स्कूल गया तो वहाँ कियारा मौजूद नहीं थी, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गया। घर आकर उसने बेबान को इस बारे में बताया तो बेबान ने कंधे उचका दिए। हम स्कूल वालों से जाकर बात करेंगे बेटा, और वैसे भी आपको किसी पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए। अब आप बड़े हो रहे हो तो ये बात अच्छी तरह समझ लो कि वो आपकी मम्मा नहीं है। बेबान ने आखिरकार उसे समझाने की कोशिश की तो वो एकदम से जिद पर अड़ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बेबान ने उसे स्कूल में फ़ोन करके कियारा के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वो लड़की यहाँ पर सिर्फ अपनी CV जमा करा कर गई है। उनका 1 हफ्ते के बाद इंटरव्यू है, उसके बाद ही उनकी अपॉइंटमेंट होगी। ये सुनकर बेबान परेशान हो गया। अब उन्हें 1 हफ्ते तक इंतज़ार करना था, लेकिन 1 हफ्ते के बाद भी उन्होंने कियारा की बजाय किसी और को टीचर रख लिया। जब आरब को इस बात का पता चला तो वो काफ़ी हंगामा करने लगा कि मुझे उन्हीं के साथ पढ़ना है। कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार स्कूल वालों से नंबर लेकर बेबान ने कियारा को अपने घर में होम ट्यूशन पढ़ाने की जॉब ऑफ़र की। एक पल के लिए तो कियारा काफ़ी हिचकिचाई थी, लेकिन फिर उसने जॉब स्वीकार कर ली क्योंकि उसे नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत थी। उसका और शौर्य की शादी होने वाली थी लगभग 8 महीने के बाद, और इस दौरान उसे अपना दहेज वगैरह भी तैयार करना था। तभी वो नौकरी के लिए अलग अलग जगह पर अपनी CV दे रही थी, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया था। अब जब बेबान ने उसे होम ट्यूशन के बारे में पूछा तो वो इनकार न कर पाई और अगले ही दिन आरब को पढ़ाने के लिए उसके घर में मौजूद थी। वो तो अचानक से कियारा को अपने सामने देखकर बहुत खुश हुआ और जाकर उसके गले लग गया। वो भी बहुत खुश थी। ये वो पहला दिन था जब अपनी माँ के मरने के बाद आरब ने यूँ दिल लगाकर पढ़ाई की थी। हर आधे घंटे के बाद बेबान भी ड्राइंग रूम में आकर उसको एक नज़र देख लेता, मगर जब भी देखता आरब बहुत ही लगन से पढ़ रहा होता। वो काफ़ी हद तक संतुष्ट था क्योंकि वो लड़की बहुत अच्छे और सुलझे हुए अंदाज में उसके बेटे को पढ़ा रही थी। लगभग 1 महीने तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन 1 महीने के बाद आरब ने और ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। मुझे मामा अपने घर में चाहिए। एक बार बेबान ने उसे समझाया, लेकिन जब आरब की जिद बढ़ती गई तो एक दिन तंग आकर उसने आरब पर हाथ उठा दिया और उस दिन आरब बहुत रोया था। ना उसने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। जब कियारा उसे पढ़ाने के लिए आई तो आरब ने पढ़ने से भी इनकार कर दिया।
वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। आरब के कमरे में जाकर उसे समझाने की कोशिश की तो वो एकदम से रोते हुए बोला, सब गलती आपकी है। आप जानती हैं आपकी वजह से मुझे मार पड़ी है। पापा ने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया, मगर आपकी वजह से उन्होंने मुझे थप्पड़ लगा दिया। ये बात सुनकर कियारा का मुंह खुला का खुला रह गया। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कर रहा है। आरब, मैंने क्या कहा आपको, या मेरी क्या बात बुरी लगी जो आपके पापा ने आप पर हाथ उठाया? ये बात सुनकर कियारा का दिमाग घूम गया था, लेकिन आरब चुप करके बैठा रहा। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी कियारा दोबारा बोली, आरब, मुझे बताओ हुआ क्या है? क्यों मारा पापा ने आपको? सच सच बताओ। मैंने पापा से कहा था कि आपको हम अपने घर ले आए, मगर उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने जिद की और फिर उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। ये कहते हुए आरब की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। एक पल के लिए तो कियारा को उस पर बहुत तरस आया, लेकिन वो मामला उसके अधिकार से बाहर था। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। आरब, आपको बताया होगा ना आपके पापा ने कि मैं आपके घर नहीं आ सकती। आ सकती हैं, आप भी झूठ बोल रही हैं, मुझे सब कुछ पता है। अगर आप पापा के साथ शादी कर लें तो आप हमारे यहाँ हमारे घर आ सकती हैं। मेरा दोस्त है ना रोहित, उसके पापा ने भी उसकी मासी से शादी कर ली और वो उसके घर आकर रहने लगी। आपको पता है, रोहित की भी मम्मा भगवान जी के पास चली गई। अब भगवान जी ने उसे दूसरी मम्मा दे दी। आरब की बात सुनकर कियारा का दिल बुरी तरह से दुखा था, लेकिन वो फिलहाल उस मासूम की जिद में आकर कोई भी भावुक फैसला नहीं करना चाहती थी, जो आगे जाकर उन सबके लिए मुसीबतों की वजह बनता। वो चुप करके कमरे से बाहर निकल गई। देखा, बिबान दरवाजे के बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। एक पल के लिए तो वो बिबान को अपने सामने देखकर ठिठक कर रुक गई। फिर शालीनता से बोली, आई एम सॉरी मिस्टर बिबान, लेकिन आगे से मैं आपके बेटे को नहीं पढ़ा पाऊंगी। आप भी उसकी जिद से वाकिफ होंगे, क्योंकि जो कुछ वो चाहता है वो नहीं हो पाएगा, और यहाँ रोज आकर उसे अपने साथ और ज़्यादा करीब नहीं कर सकती। इससे और मुश्किलें बढ़ेंगी। बेहतर यही है कि मैं ये नौकरी ही छोड़ दूँ। ये बोलकर वो इंतजार करती रही कि विवान उसकी बात का जवाब दे, लेकिन विवान ने जवाब देने की बजाय हाथ से उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। एक पल के लिए वो काफ़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर भगवान का नाम लेकर विवान के पीछे पीछे उसके स्टडी रूम में आ गई। वो जाकर आराम कुर्सी पर बैठा था और अपने सामने पड़ी कुर्सी पर कियारा को बैठने का इशारा किया। आप भी जानती हैं कि आरब क्या चाहता है। मैं मानता हूँ ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी औलाद के आगे मजबूर हूँ। आप जानती होंगी कि मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है और उनकी मौत के बाद आरब पर काफ़ी गहरा असर हुआ है, तो मैं अपने बेटे की खातिर आपके सामने शादी का प्रपोजल रखता हूँ। इस बात पर कियारा की आंखें एकदम से फैल गईं। उसने बेहद हैरानी से विवान को देखा, जो बड़े ही सुकून से ये बात कहने के बाद उसे देख रहा था। सॉरी मिस्टर विवान, लेकिन मुझे आपसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगता था कि आप बहुत सभ्य और सुलझे हुए इंसान हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक टीचर जो आपके घर आकर आपके बच्चे को पढ़ाती है, आप उसके साथ बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बात कर सकते हैं। पहले आरब की खातिर शायद ही मैं नौकरी जारी रखती, लेकिन अब ये मेरे लिए असहनीय हो रहा है। मैं अभी और इसी वक्त आपकी ये जॉब छोड़ती हूँ और आपका प्रपोजल भी रिजेक्ट करती हूँ। साथ ही आपसे ये उम्मीद भी करती हूँ कि आगे से ये सारे मामले हमारे बीच नहीं आएंगे और ना ही मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। ये बोलकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई और जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो बेबान ने दोबारा से उसे पुकार कर कहा, तुम अगर चाहो तो हम कोई कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं जिसके मुताबिक आपकी और मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ आरब के लिए होगी। जब आरब थोड़ा समझदार हो जाएगा तब आप जो चाहें कर सकती हैं, आज़ाद होंगी आप। इस बात पर कियारा का दिमाग एकदम बुरी तरह से घूम गया और वो पूरी शिद्दत से पलटकर बेबान के सामने आकर खड़ी हुई और बेहद गुस्से से बोली, और आपको क्यों लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी आपके और आपके बेटे के लिए बर्बाद करने को तैयार हूँ? जब तक आरब समझदार होगा तब तक लगभग 12-13 साल लग जाएंगे, और इन 12-13 सालों में मेरी ज़िंदगी कहाँ जाएगी? क्या आपको ये बात समझ नहीं आ रही? जब मैं मना कर चुकी हूँ तो मना का मतलब सिर्फ मना होता है। ये बोलकर वो लंबे लंबे कदम उठाती स्टडी रूम से बाहर निकल गई। उसका दिमाग बुरी तरह से फट रहा था। भाड़ में गया दहेज, भाड़ में गए सारे पैसे। लेकिन फिलहाल वो इन सब झंझटों में पड़कर अपने और शौर्य के लिए ज़िंदगी नर्क नहीं कर सकती थी। वो शौर्य को बेहद पसंद करती थी। हाँ, अगर उसकी ज़िंदगी में शौर्य न होता तब वो विवान के प्रपोजल के बारे में सोच सकती थी, मगर अभी ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने घर आई तो देखा सामने शौर्य बैठा था। उसे देखकर मुस्कुराते हुए वो उसके करीब आया
और नरमी से बोला, डियर मंगेतर, कहाँ गायब थी तुम? इस बात पर कियारा के चेहरे पर एक खुशगवार मुस्कुराहट फैल गई। पहले जितना भी मूड खराब था, एक पल में वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो भी उसे शरारत से देखती हुई बोली, पैसे जमा कर रही थी अपनी शादी के लिए। जिस पर शौर्य प्यार से बोला, कोई ज़रूरत नहीं है दहेज जमा करने की, मैं हूं ना, मैं सब देख लूँगा। इस बात पर वो धीरे से मुस्कुराई और बात बदल गई। अच्छा, तो फिर कहाँ तक तैयारी पहुंची तुम लोगों की? शौर्य ने दोबारा फिर वही बात शुरू कर दी जहाँ पर कियारा ने ख़त्म की थी। बस कुछ नहीं, यूं ही सेविंग्स कर रही हूँ, एक दो जगह जॉब के लिए अप्लाई भी किया है। जैसे ही कुछ रकम हो जाएगी तो दहेज वगैरह खरीदना शुरू कर देंगे। क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात को गलत नहीं समझोगी, लेकिन मेरे पास दहेज से बेहतर ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, और वो क्या? कियारा ने हैरानी से उसे देखकर पूछा। तो वो गला खखारते हुए बोला, दहेज पर पैसा बर्बाद करने की बजाय बेहतर है तुम कैश अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो, या मेरे साथ एक जॉइंट अकाउंट बना लो। तो मैं भी अपनी जितनी सेविंग होगी उसी अकाउंट में जमा कराता रहूँगा। जब हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम अपना घर ले लेंगे। मैं जानता हूँ कि एक जॉइंट फैमिली में तुमको रखना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा है। वहाँ पर हम अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाएंगे। तो अगर मेरा मशवरा अच्छा लगे तो सोचना इस पर। ये बोलकर उसने अपनी बात बदल दी, लेकिन कियारा के लिए एक नई सोच खुल चुकी थी। ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो शौर्य की कही गई बात को एकदम से ठुकरा देती। आखिरकार वो दोनों बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। हाँ, कभी भी शौर्य ने ये खुलकर बताया नहीं था, लेकिन फिर भी कियारा उसकी आंखों में अपने लिए पसंद देख चुकी थी। दूसरी तरफ आरब ने भी पूरा घर सिर पर उठा रखा था कि मुझे मिस कियारा वापस चाहिए हर हाल में। ये मामला बेबान के लिए काफी गंभीर बन चुका था। उसके हाथ पूरी तरह बंधे हुए थे। एक तरफ उसकी औलाद थी जो संभल नहीं रही थी, दूसरी तरफ वो लड़की थी जो अपनी जिंदगी को उनकी खातिर दांव पर लगाना नहीं चाहती थी। हालांकि वो हालांकि वो आरब के साथ काफी अच्छी तरह पेश आती थी। यहाँ तक कि बेबान को उसकी तरफ से पूरी तरह से चिंता खत्म हो गई थी। फिर अचानक से जब वो ये सब कुछ छोड़कर चली गई तो विवान के लिए नई मुसीबतें अचानक से आ खड़ी हुई थीं। दूसरी तरफ कियारा को भी एक अच्छी नौकरी मिल चुकी थी। उसने दहेज बनाने की बजाय शौर्य की बात पर अमल करते हुए अपना और उसका एक जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और हर महीने अपनी तनख्वाह सीधे उसी अकाउंट में जमा करने लगी। उनकी शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी से ठीक एक हफ्ते पहले उन्हें ये खबर मिली कि शौर्य देश छोड़कर जा चुका है। एक पल के लिए तो कियारा को इस बात पर यकीन नहीं आया था। उसने 2-3 बार शौर्य को फ़ोन किया, मगर शौर्य का मोबाइल लगातार बंद जा रहा था। फिर उसने बहुत सारे मैसेज और वॉइस मेल भी छोड़े, जिनका जवाब लगभग 4 दिन के बाद मिला था। कियारा, मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता, तभी मैंने तुमको ये सच नहीं बताया था। मैं तुमको पसंद करता हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन मुझे अभी बहुत पैसा कमाना है और पैसा यहाँ नहीं है। उसे हासिल करने के लिए मुझे यूँ चोरों की तरह अपने देश से ही भागना पड़ा। तुम 5 साल मेरा इंतज़ार कर लो। मैं वापस अगर लौट कर आ गया तो ज़रूर तुमसे शादी करूँगा। और हाँ, मैंने हमारे अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सब निकलवा कर वीज़ा और टिकट पर लगा दिए हैं। मैं वादा करता हूँ तुमको ब्याज के साथ वो सारे पैसे वापस लौटा दूँगा। लेकिन मैं तुमको एक मशवरा भी देना चाहूँगा, मेरा इंतज़ार मत करना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक बार सेट हो गया तो शायद दोबारा कभी मुड़ कर न देखूँ। मैंने मम्मी को भी ये बात समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। यही कहती हैं कि हर हाल में तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए। और फिलहाल मैं शादी का बंधन अपने गले में डालकर अपने लिए और रुकावटें खड़ी नहीं करना चाहता। उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगी। शौर्य ने अभी भी कियारा के साथ कॉल पर बात नहीं की थी, बल्कि एक वॉइस नोट छोड़कर मानो से ब्लॉक कर दिया था कि उसका कोई भी मैसेज दोबारा जा ही नहीं रहा था। एक पल के लिए कियारा तो आसमान से सीधे ज़मीन पर आ गिरी। उसके हाथ पांव बुरी तरह से कांपने लगे। तभी मम्मी कमरे में आई तो वो रोते हुए उनके गले लग गई और उन्हें पूरी बात बता दी। इस घटना को बीते अभी 3-4 दिन हुए थे। ना वो किसी से बात करती थी, ना ही कोई काम। पूरा दिन अपने कमरे में कोने में सिमट कर बैठी रहती, बस यूं ही खाली नज़रों से दीवार को ताकती रहती, जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से निकल चुकी हो। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू बह निकलते, लेकिन वो उन्हें पोंछने की जहमत भी गवारा नहीं करती थी। उसके लिए ये धोखा सबसे बड़ा था। वो सोचती थी कि कैसे वो शख्स जिससे उसने इतनी मोहब्बत की, जिसके लिए उसने अपने सपनों को बुना, जिसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के मंसूबे बनाए, कैसे वो उसे यूँ अकेला छोड़कर चला गया।
घर वालों के लिए कियारा की यह हालत काफ़ी परेशान करने वाली थी। उसकी मम्मी रोज़ उसके कमरे में आती, उसे समझाने की कोशिश करती और कहती, बेटा ज़िंदगी यहीं नहीं रुकती, आगे भी बहुत कुछ है। उसकी छोटी बहनें भी आती, उसे खुश करने की कोशिश करती, उसकी पसंद की चीज़ें लाती, लेकिन कियारा किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेती थी। उसका दिल तो जैसे सुन्न हो गया था। उन्होंने कियारा को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। एक दिन उसके पापा भी आए और नरमी से समझाया, बेटा ऐसे लोग ज़िंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, उनके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना सही नहीं। लेकिन वो क्या समझती, वो तो शौर्य से मोहब्बत करती थी, वो मोहब्बत जो बचपन से परवान चढ़ी थी, वो मोहब्बत जिसमें उसने अपने तमाम ख्वाब बुने थे, वो मोहब्बत जिसके लिए उसने अपना भविष्य देखा था, और उसका महबूब भी उसे बुरी तरह से धोखा देकर जा चुका था। सिर्फ धोखा ही नहीं, बल्कि उसकी मेहनत की कमाई, उसकी जमा पूंजी, उसका सब कुछ लेकर चला गया था। और सबसे बड़ी बात ये कि उसने एक वॉइस नोट में ये सब कुछ बताया था और फिर उसे ब्लॉक कर दिया। ये बुज़दिली थी, ये बेवफाई थी, ये सबसे बड़ा धोखा था। कियारा को लगा कि आम कहानियों की तरह उसकी ज़िंदगी में कोई भी रुकावटें नहीं आएंगी, कोई परेशानियां नहीं होंगी। उसने सोचा था कि वो और शौर्य खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे, उनके बच्चे होंगे, वो एक छोटा सा घर बनाएंगे जहाँ मोहब्बत होगी, जहाँ खुशियाँ होंगी। वो बड़े सुकून से वहाँ पर शादी कर सकेगी जहाँ पर वो शादी करना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी उसके साथ इतना बड़ा मजाक करेगी, लेकिन जो हुआ था वो बिल्कुल इसके विपरीत था। किसी और ने नहीं बल्कि शौर्य ने खुद ही आगे बढ़कर उसे धोखा दिया था। वही शौर्य जो कहता था कि वो उसके बिना रह नहीं सकता, वही शौर्य जो कहता था कि कियारा उसकी ज़िंदगी है, वही शौर्य जिसने हजारों वादे किए थे। हालांकि वो उसे पसंद भी करता था, ये बात कियारा को और भी ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। और शौर्य उसे पसंद नहीं करता तो क्यों उसने उसके साथ इतने साल गुजारे, क्यों उससे शादी का वादा किया, क्यों उसके साथ जॉइंट अकाउंट बनवाया? ये सवाल कियारा को पागल कर रहे थे। लगभग एक हफ्ता गुजरा। कियारा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया, बस यूं ही बेजान सी पड़ी रहती थी। घर वाले बहुत परेशान थे। उन्हें डर था कि कहीं कियारा कोई गलत कदम न उठा ले। एक दिन मम्मी उसके पास आई। इस बार उनके चेहरे पर सख्ती थी। उन्होंने कियारा को देखा। बिस्तर पर लेटी हुई वो छत को ताक रही थी। कहने लगी, देखो कियारा, जो होना था वो हो गया। मैं समझती हूँ तुम्हें तकलीफ हुई है, मैं समझती हूँ तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन कब तक तुम ऐसे ही पड़ी रहोगी? कब तक तुम उस शख्स के लिए रोती रहोगी जो तुम्हारी कदर नहीं करता? बेहतर है अब तुम अपनी ज़िंदगी में दोबारा आगे बढ़ने की सोचो। एक पल के लिए कियारा ने उन्हें चौंक कर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। फिर नाम में सिर हिलाकर बोली, मम्मी मेरा विश्वास अब किसी पर नहीं रहा। मैंने शौर्य पर इतना भरोसा किया, मैंने सोचा था वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन उसने दिया। अब मैं किसी और पर भरोसा कैसे करूं? मुझे नहीं लगता कि मैं अब शादी कर पाऊंगी। और अब आप बाकी भाई बहनों के बारे में सोचें। मेरी छोटी बहनें हैं, उनकी शादियां करें, उनका भविष्य बनाएं। मुझे रहने दें, मैं यहीं घर में रह लूँगी, उनकी मदद करूँगी, लेकिन शादी नहीं करूँगी। अपनी तरफ से उसने बहुत ही समझदारी भरा जवाब दिया था। उसे लगा कि शायद उसकी माँ बात को समझेंगी, लेकिन उसकी माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं कियारा, तुम गलत सोच रही हो। अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारी बहनों की शादियाँ मुश्किल से होंगी। लोग कहेंगे कि बड़ी बहन घर में बैठी है तो छोटी बहनों की शादी कैसे हो रही है, और फिर तुम सारी ज़िंदगी यहाँ बैठकर क्या करोगी? हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता न सिर्फ देख लिया है बल्कि तय भी कर दिया है, और अगले शुक्रवार को तुम्हारा विवाह है। ये सुनकर कियारा के होश उड़ गए। नहीं मम्मी, मैं नहीं कर सकती शादी, प्लीज़ मुझे मजबूर मत करें। लेकिन उसकी माँ ने सख्ती से कहा, ये शादी बहुत ही सादगी के साथ होगी कियारा, कोई बड़ी रस्म नहीं होगी, बस सादगी से मंगलसूत्र और फेरों की रस्म की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमारी बात का मान और मर्यादा कायम रखोगी। अगर तुम यहाँ यूं ही घर पर बैठी रहीं तो तुम्हारी बाकी बहनों की शादियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। वैसे भी हम इतने कोई अमीर नहीं हैं, और ना ही हम बहुत ऊंचे परिवार से हैं कि हमें कोई रिश्ता आसानी से मिल जाए। हमारी हैसियत साधारण सी है, जो रिश्ता मिल रहा है वो भी भगवान की कृपा है, तो इसे शुक्र सब्र करके स्वीकार कर लो। इस बात पर कियारा ने कुछ कहना चाहा, वो रोने लगी। मम्मी प्लीज़, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा समय दें। लेकिन उसकी माँ ने ना में सर हिलाया। नहीं बेटा, अभी मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकती। तुम्हें समय देंगे तो तुम फिर यही कहोगी कि मुझे और समय चाहिए। बेहतर है कि तुम ये शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कियारा ने मना करना चाहा, वो रोती रही, विनती करती रही,
लेकिन अपने मम्मी पापा के जुड़े हुए हाथ देखकर, उनकी आंखों में अपने लिए चिंता देखकर उसे खामोश होकर अपनी जिद को कहीं बहुत पीछे छोड़ना पड़ा। उसने सोचा कि शायद मम्मी पापा सही कह रहे हैं, शायद यही उसके लिए बेहतर है, शादी तो करनी ही है। अब होती है या बाद में क्या फ़र्क पड़ता था। बेहतर था मम्मी पापा की बात मानकर वहाँ पर शादी कर लेती जहाँ पर वो करना चाहते थे। और आखिरकार कियारा ने हथियार डाल दिए, उसने हाँ कर दी, मजबूरी में, लाचारी में, टूटे हुए दिल के साथ। और फिर ठीक शुक्रवार वाले दिन उसका विवाह बेवान के साथ हो गया। पहले वो नहीं जानती थी कि ये वही बेवान है जो उसे शादी के लिए प्रपोज कर चुका है। जब उसे तैयार किया जा रहा था तो उसने पूछा भी नहीं था कि लड़का कौन है, क्या करता है। उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मगर जब उन दोनों को एक साथ लाकर बिठाया गया तो कियारा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने बैठा व्यक्ति वही बेवान है। मम्मी पापा से पूछा तो उन्होंने हैरानी से कहा, तो इसमें बुराई क्या है कियारा? ये लड़का हमारे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर आया था और हमने स्वीकार कर लिया। ये अच्छा इंसान है, इसका एक बेटा भी है जो बहुत प्यारा है, मगर हमें उम्मीद है तुम हमारा सिर नहीं झुकने दोगी और इस घर को अच्छे से संभाल लोगी। कियारा को तो मानो सांप सूंघ गया था, वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। अब वो करती भी तो क्या करती, क्योंकि हर रास्ता उसके लिए बंद हो चुका था। कोई भी नहीं था जो उसकी बात सुनता, कोई नहीं था जो उसके दर्द को समझता। आखिरकार वो बेवान के घर आ गई। पूरा रास्ता गाड़ी में खामोशी छाई रही, क्योंकि उनके अलावा कई और भी मेहमान गाड़ी में मौजूद थे। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो आरब भागता हुआ उसकी टांगों से लिपट गया। मम्मा, मुझे यकीन था कि आप मेरे घर ज़रूर आएंगी, क्योंकि पापा ने मुझसे वादा किया था कि वो आपको ज़रूर लाएंगे, और देखिए आप आ भी गई यहाँ पर। वो लगातार बोलता जा रहा था, जबकि कियारा की आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। विवान ने गौर से उसे देखा और फिर अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके सामने करते हुए बोला, अपने आंसू साफ कर लें, ऐसे रोएंगी तो आरब परेशान हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो। कियारा ने चौंक कर विवान को देखा, जो उसकी आंखों में एक धौंस भी नजर आ रही थी कि रोना बंद करो। कियारा भी चुप करके आरब के साथ बातें करने लगी। शायद विवान अपने घर में अकेला रहता था, तभी आज तक उसे कोई मेहमान या कोई भी घर का सदस्य दिखाई नहीं दिया था। लेकिन आज विवाह के समय लगभग 8-9 लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो वहीं लॉन्च में बैठे हुए थे। पहले तो ले जाकर कियारा को उनके बीच सोफे पर बिठाया गया। चंद एक आध बातों के बाद एक औरत ने विवान को बोलकर कियारा को कमरे में भेज दिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही विवान कमरे में आया तो कियारा एकदम से फट पड़ी और गुस्से से बोली, आपने जो किया है वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया। वो जो भी कमरे का दरवाज़ा बंद कर रहा था हैरान होकर मुड़ा और कियारा को देखने लगा। फिर बेहद गंभीरता से बोला, मुझे नहीं लगता कि तुमसे विवाह करके मैंने कुछ गलत किया है। यही तो गलत है कि जब मैं आपको मना कर चुकी थी तो फिर दोबारा मेरे घर में रिश्ता लाने की कोई वजह नहीं बनती थी। हाँ तो तुम या तुम्हारे घर वाले मना कर देते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और प्लीज़ मुझे अब इस मामले पर दोबारा कोई बहस नहीं करनी। तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है, और ये शादी मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी औलाद के लिए है। तुम यहाँ पर हो तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम आरब का पूरी तरह से ख्याल रखोगी। मेरा ख्याल रखो या ना रखो, मुझे इससे रत्ती भर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वो एकदम रुहासी होकर बोली तो विवान को बहुत गुस्सा आया। वो उसे देखते हुए बेहद गंभीरता से एक कदम आगे बढ़ा और चबा चबा कर बोला, मैंने बर्बाद की है ज़िंदगी, या फिर तुम्हारे मंगेतर ने, जो ऐन शादी से पहले तुमको धोखा देकर भाग चुका है। बताई तुम्हारे माँ बाप ने पूरी बात कि वो तुम्हारे पैसे भी लेकर चला गया था। मेरा तो कोई भी कसूर नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे दोषी ठहराओगी तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके लहजे में एक रौब था। कियारा ने नफरत से अपना चेहरा फेर लिया, जिस पर विवान को और भी गुस्सा आया और वो सख्ती से बोला, मेरे सामने ये मुंह बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको कोई और आपत्ति है तो अपने माँ बाप से जाकर बात करो, जिन्होंने तुम्हारी शादी मेरे साथ की है। और दूसरी बात, अगर तुमको लगता है ये शादी मैंने अपने लिए की है तो ये तुम्हारी भूल है। मैं अपनी ज़िंदगी में अकेले ही बहुत खुश हूँ। इतना बड़ा फ़ैसला मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद के लिए उठाया है, वरना मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं। तुम चाहो तो आरब के साथ उसके कमरे में रह सकती हो, और अगर तुमको कोई और भी समस्या हो तो मुझे खुलकर बता देना। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? कियारा को भी कुछ नहीं सूझा तो बस उंगली उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्ती से बोली, ओ शट अप। ये बोलकर वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुड़ी कि तभी आरब कमरे में दाखिल हुआ।
पूरी रात जागने के बाद अगले दिन वो जल्दी उठ गई थी। नीचे आई तो बाकी मेहमान भी अपने अपने घरों को जा चुके थे। वो काफ़ी हैरान थी कि अमीर लोग रिश्ते से इतने परे होते हैं कि शादी के बाद एक दिन भी रुकना गवारा न करें। उनके घर तो अभी शादी शुरू भी नहीं हुई थी कि मेहमानों ने आना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर शादी होने के बावजूद भी नहीं लगता था कि कोई नई नई शादी हुई है। क्यारा, अब तुमको इन्हीं लोगों के साथ समझौता करना होगा। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए उसकी निगाहों के सामने बेबान का चेहरा घूम गया। बहुत बुरा लगता था उसे वो इंसान। हो सकता है कि उसी की वजह से शौर्य भी उसे शादी न कर पाया हो। हे भगवान, मेरे लिए राहें आसान करना। ये सोचते हुए उसने बेख्तियार सिर उठाकर ऊपर देखा। तभी अचानक ही उसके पैरों से आकर कोई लिपट गया। तुरंत ही क्यारा ने सिर झुकाकर देखा तो वहाँ आरब खड़ा उसे देख रहा था और बड़े ही प्यार से मुस्कुरा रहा था। एक पल के लिए क्यारा का दिल चाहा कि वो आरब को खुद से अलग कर दे, लेकिन वो बच्चा इतना प्यारा और मासूम था कि उसका दिल ही नहीं माना। वो भी झुककर ठीक उसके सामने जा बैठी और नरमी से उसके बाल सहलाते हुए बोली, नींद कैसी आई? मम्मा, बहुत अच्छी नींद आई। आपको पता है, इतनी अच्छी नींद मुझे तभी आती थी जब मैं अपनी असली वाली मम्मा के पास होता था। अब पापा के साथ लेटने लगा तो वो पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, कभी स्मोकिंग करते हैं, कभी मोबाइल चलाने लगते हैं। उनके साथ मुझे ठीक तरह से नींद नहीं आती। एक पल के लिए कल रात का पूरा मंजर क्यारा की निगाहों के सामने घूम गया जब उसने विवान को बेब पीते देखा था। एकदम से सिहर कर उसने दोबारा आरब के बालों में हाथ फेरा और पूछा, नाश्ता करोगे? जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया और डाइनिंग टेबल पर जा बैठा। वो उसके लिए ब्रेड और दूध का एक कप ले आई। मम्मा, क्या मुझे अपने हाथों से कराएंगी नाश्ता? इस बात पर क्यारा ने मुस्कुराकर उसे छोटे छोटे बाइट देना शुरू कर दिए। तभी विवान भी कमरे से बाहर निकला और अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गया, क्योंकि सामने आरब क्यारा के हाथ से ब्रेड और दूध का नाश्ता कर रहा था। हालांकि आरब ब्रेड बिल्कुल भी नहीं खाता था, नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ दूध लेता था। वो काफ़ी अचंभित हुआ और छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उनके करीब आकर गुड मॉर्निंग बोलता वहीं पर बैठ गया। अरे चैंपियन, आप तो ब्रेड नहीं खाते, फिर आज कैसे खा रहे हो? विवान ने ये सवाल पूछा तो बड़े गौर से क्यारा को भी देखा था। एक पल के लिए क्यारा चौंकी और फिर ना समझ की तरह उन दोनों बाप बेटे को देखने लगी। पापा, मम्मा लेकर आई ना, तो मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं उन्हें मना कर दूं। मुझे तो ब्रेड अच्छी नहीं लगती, लेकिन आज मम्मा अपने हाथों से खिला रही हैं तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मम्मा, मैं रोज़ ब्रेड का नाश्ता करूँगा और वो भी सिर्फ आपके हाथ से। ये बात सुनकर क्यारा की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए, जिन्हें तुरंत उसने पलकें झपकाकर संभाल लिया। लेकिन ये सारा मंजर बेबान देख चुका था। क्यारा ने फौरन आगे बढ़कर आरब का हाथ चूम लिया। फिर जल्दी जल्दी उसे खाना खिलाने के बाद वो लोग बैठकर कार्टून देखने लगे। काफ़ी देर तो बेबान वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठा उन दोनों को देखता रहा। फिर खामोशी से क्यारा को कुछ कहे बिना किचन में जाकर अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। क्यारा ने तिरछी नज़रों से उसे किचन में काम करते देखा। काफ़ी देर तो वो यूं ही खामोश बैठी रही। फिर थोड़ी बेचैनी होने लगी तो आरब को अपने साथ लेकर कमरे में आ गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बुरा लग रहा था कि पत्नी के होते हुए भी वो खुद अकेला किचन में अपने लिए नाश्ता बना रहा था। थोड़ी देर के बाद उसके मम्मी पापा भी आ गए थे। वो उनके साथ बातें करने में मगन हो गई। फिर जब वो लोग जाने लगे तो उन्होंने क्यारा को भी अपने साथ चलने को कहा, मगर आरब ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लिया कि मम्मा कहीं नहीं जाएंगी। उसकी माँ एक पल के लिए खामोश हो गई, फिर नरमी से बोली, देखो बेटा, तुम्हारी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। मैं मानती हूँ हमने यहाँ पर तुम्हारी शादी करके तुम्हारी बात का मान नहीं रखा, लेकिन बेहतर है अपनी ज़िंदगी को भी महत्व दो। विवान जो कमरे में आ रहा था उसकी माँ की बात सुनकर वहीं पर रुक गया। तभी क्यारा नरमी से बोली, मम्मी, आपने जो करना था वो कर दिया। मैं नहीं चाहूँगी कि अब आप मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में किसी भी तरह का दखल दें। ये घर मेरा है। आरब को मैंने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया है और मैं वही करूँगी जो मेरे बच्चे के लिए ठीक होगा। अगर वो चाहता है कि मैं घर ना जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगी, और अगर जाऊँगी तो उसे अपने साथ लेकर जाऊँगी। लेकिन ये आप लोगों के लिए भी स्वीकार्य नहीं होगा। क्या जवाब देंगे समाज को कि एक ही रात में इसे बच्चे की माँ बना दिया? ये बात क्यारा ने काफ़ी कड़वे अंदाज में कही थी। ये सुनकर विवान अबाक रह गया। वो लड़की उसके बेटे की खातिर अपने माँ बाप से लड़ रही थी, जबकि ये बात भी साफ थी कि उसे ये शादी नहीं करनी थी। वो किसी और को पसंद करती थी। सब कुछ जानते बूझते हुए भी वो आरब के लिए इतना स्टैंड ले रही थी, तो ये उसका एहसान ही था। बेख्तियार विवान के माथे पर पसीना आ गया और वो चुप करके वापस मुड़ गया।
उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कियारा के मम्मी पापा जाने लगे तो वो नरमी से बोला, कियारा आप भी साथ चली जाइए। तो वो जल्दी से बोली, नहीं, आरब परेशान होगा। इस बात पर वो लाजवाब तो हुआ, लेकिन फिर भी नरमी से मुस्कुराकर बोला, मैं हूँ आरब के साथ, पहले भी मैं ही रहता था, एक रात एडजस्ट कर लेगा। आप जाइए, अपनी पैकिंग शुरू करें प्लीज़। ये बोलकर वो वहाँ रुका नहीं। कियारा को भी मजबूरी में कमरे में आना पड़ा, लेकिन तब तक विवान आरब को मना चुका था। उसके जाने के बाद आरब ने किसी तरह की जिद नहीं की, बल्कि वो काफ़ी शांत था। पूरी रात तो उन दोनों की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया, लेकिन सुबह होते ही ठीक 9 बजे आरब ने कियारा को फ़ोन कर दिया। मामा आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। ये सुनकर कियारा को बेख्तियार उस बच्चे पर बहुत प्यार आया। न जाने वो माँ के प्यार के लिए कितना तरसा हुआ था। हालांकि वो ये बात भी अच्छी तरह जानती थी कि विवान उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, उस पर अपनी जान छिड़कता है, लेकिन एक बाप कभी भी माँ का प्यार नहीं दे सकता। तभी तो वो बच्चा बार बार उसी की ओर खींच रहा था। घर में नाश्ता बना पड़ा था, लेकिन नाश्ता किए बिना ही वो रिक्शे पर बैठकर घर आ गई। आरब बाहर लॉन में खड़ा उसका ही इंतजार कर रहा था और विवान भी वहीं पर बैठा था। एकदम से कियारा को यूं अचानक आते देखकर वो जल्दी से बोला, इतनी जल्दी अकेली आई हैं क्या? जी मैं अकेली आई हूँ, वो बोलकर आरब की तरफ ध्यान देने लगी। तभी वो दोबारा बोला, कैसे आई हो? कैब की थी? नहीं, रिक्शे से आई हूँ। मिस कियारा, मेरी बात ध्यान से सुन लें। अब आप मेरी पत्नी हैं, और अगर आपको इतनी सुबह आना ही था तो आप मुझे कॉल कर देती, या तो मैं ड्राइवर को भेज देता या फिर खुद आकर आपको पिक कर लेता। आज तो आपने ये गलती कर दी, लेकिन आगे से ख्याल रखना, कहीं भी जाना हो मुझे बताना, मैं ले जाऊंगा। ये बात उसने नरम लहजे में बोली थी, लेकिन उसका लहजा काफ़ी पक्का महसूस हो रहा था। दरअसल आरब ने नाश्ता नहीं किया था, इसीलिए मैं इतनी जल्दी आ गई। हालांकि वो उसे किसी तरह की कोई सफाई तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसके मुंह से ये शब्द निकल गए थे, और जिस पर विवान ने कोई भी आगे बात नहीं बढ़ाई थी, और वापस कुर्सी पर बैठकर अपना अखबार पढ़ने लगा। फिर उन दोनों माँ बेटे ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वो लोग लॉन्च में बैठे थे। कल की तरह दोबारा फिर विवान किचन में जाकर अपना नाश्ता बनाने लगा, तो कियारा उसके पीछे आ गई और नरमी से बोली, आप बाहर जाकर बैठिए, जो नाश्ता करना है मुझे बता दे, मैं बना देती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे अपना नाश्ता खुद बनाने की आदत है, आप बैठिए आरब के पास, मैं बना लूँगा। मिस्टर विवान, बाहर जाकर बैठिए, मैं नाश्ता बना देती हूँ आपका, और आगे से मैं ही आपका नाश्ता बनाऊंगी। शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी हो तो गई है ना, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी शादी को निभाने की कोशिश करूं। इस बात पर विवान ने आगे कोई बहस नहीं की और उस पर एक गहरी निगाह डालता हुआ किचन से बाहर निकलता चला गया। बाहर वो दोनों बाप बेटे वीडियो गेम में बिजी हो गए थे। जब वो नाश्ता बनाकर लाई तो विवान के सामने रख दिया। वो खामोशी से अपना नाश्ता करने लगा। नाश्ते के बाद वो यूं ही छोटे मोटे काम देखती रही, फिर आकर अपने कमरे में पैकिंग खोलकर कपड़े अलमारी में टांगने लगी। लगभग 2 हफ्ते इसी रोज़मर्रा के काम करते हुए बीत चुके थे। आरब इन 2 हफ्तों में उसके और भी ज़्यादा करीब आ गया था, जबकि विवान का दिल भी उसके लिए काफ़ी नरम हो चुका था। अपनी पत्नी के जाने के बाद वो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जगह वो किसी दूसरी औरत को ले आएगा, लेकिन वो दूसरी औरत यहाँ आने के बाद ना तो उसकी पत्नी की जगह पर आई थी और ना ही उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही थी। कियारा ने अपनी पर्सनालिटी और अपनी विशिष्टता को बरकरार रखते हुए उस घर में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। वो रानिया की नकल बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, बल्कि अपने तरीके से उस घर को संभालना चाहती थी। विवान ने महसूस किया कि कियारा वाकई आरब की खातिर यहाँ पर थी, ना कि अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए। उसकी नज़र में कियारा की कदर और अहमियत बढ़ती जा रही थी। वो देखता था कि कैसे कियारा सुबह सवेरे उठकर आरब के लिए नाश्ता बनाती, कैसे उसके साथ बैठकर उसे पढ़ाती, कैसे उसकी छोटी छोटी बातों को सुनती और कैसे उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती। विवान के दिल में कियारा के लिए एक सम्मान पैदा होने लगा। वो जानता था कि ये शादी कियारा की मर्जी से नहीं हुई। वो जानता था उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया था। ये बात विवान को अंदर से झकझोर देती। उस दिन वो आरब को सुलाने के बाद बेड पर बैठी हाथों पर लोशन लगा रही थी। कमरे में हल्की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, जो कि उसके लोशन से आ रही थी, जबकि विवान बाहर बालकनी में खड़ा बेब पी रहा था। रोज़ की उसकी ये दिनचर्या थी। रात की खामोशी में सिर्फ हल्की हल्की हवा की आवाज़ आ रही थी। कियारा ने कई रातों से उसे यूं बेब पीते देखा था
और हर बार उसका दिल दुखता था। वो सोचती थी कि आरब बड़ा होकर अपने पापा को देखकर यही सब कुछ सीखेगा। बच्चे तो बड़े होते हुए अपने माँ बाप की नकल करते हैं, उनकी हर आदत को अपनाते हैं। और आरब तो बिबान से बेहद मोहब्बत करता था, उसे अपना आदर्श समझता था। कियारा ने देखा था कि कैसे आरब बिबान की हर बात मानता है, कैसे उसकी हर तरह चलने की कोशिश करता है, कैसे उसकी हर बात करने की कोशिश करता है। उसने फैसला कर लिया कि आज वो बिबान से इस बारे में बात करेगी, चाहे बिबान नाराज हो जाए, चाहे उसे डांट दे, लेकिन आरब के भविष्य के लिए ये जरूरी था। वो धीरे से उठी, अपने दुपट्टे को ठीक किया और पहली बार बालकनी में उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। शादी को लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन ये पहली बार था कि वो इस तरह बिबान के इतना करीब जा रही थी, उससे कोई निजी बात करने। बिबान को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। हवा के साथ एक हल्की सी खुशबू उसकी तरफ आई, जो कि कियारा के लोशन की थी। जैसे ही मुड़कर देखा, सामने कियारा खड़ी थी। चांद की हल्की रोशनी में उसका चेहरा नजर आ रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। वो नर्म निगाहों से उसे देख रही थी। आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, न कोई गुस्सा, बस एक फिक्र थी जो आरब के भविष्य के लिए थी। विवान एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया, फिर तुरंत अपने आप को संभाला और बेब वाला हाथ नीचे कर लिया। कियारा ने एक पल के लिए उसकी हिचकिचाहट को महसूस किया, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ी और नरमी से वो बेब अपने हाथों में ले लिया। उनकी उंगलियां एक दूसरे को छू गईं और दोनों ने महसूस किया तो जैसे बिजली का करंट दौड़ गया था दोनों के वजूद में। कियारा ने तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर लीं, उसके गाल हल्के से लाल हो गए थे। फिर हिम्मत करके सीधा उसकी आंखों में देखा और नरमी से बोली, बिबान, मैं जानती हूँ कि शायद मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, शायद ये आपकी निजी ज़िंदगी में दखल है, लेकिन आपको स्वीकार करना मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए मुझे स्वीकार करना। मैं जानती हूँ कि हम दोनों की शादी किसी प्यार की बुनियाद पर नहीं हुई, हम दोनों के दिल में किसी और की जगह है, आपके दिल में रानिया और मेरे दिल में। उसने एक पल के लिए रुक कर सांस ली। शौर्य का नाम लेना अब उसके लिए बहुत तकलीफ दे था, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि हम दोनों खुद को एक तरफ रखकर आरब के बारे में सोचें। वो अभी छोटा है बिबान, अभी उसे हमारी ज़रूरत है, हमारे प्यार की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर एक अच्छे उदाहरण की ज़रूरत है। बिबान खामोशी से उसे सुन रहा था। कियारा की आवाज़ में इतनी सच्चाई, इतनी फिक्र थी कि उसका दिल पसीज गया। कियारा ने आगे कहा, आपको क्या लगता है जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका बेटा बड़ा होकर ये आदतें नहीं सीखेगा? बच्चे अपने माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं बिबान। आरब आपको अपना हीरो समझता है, आपकी हर बात मानता है, आपकी हर हरकत को देखता है। मैंने देखा है कि कैसे वो आपकी तरह ही चलने की कोशिश करता है, आपकी तरह बात करता है। कल जब वो बड़ा होगा तो यही काम करेगा जो आप उसे मना नहीं कर पाएंगे। ये गलत है जब वो कहेगा कि मैंने तो आपसे ही यही करते देखा है। प्लीज़ बिबान, मैं आपसे विनती करती हूँ, आरब की खातिर आगे से ऐसा मत कीजिएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये बोलकर उसने बेब को बिबान को वापस थमा दिया। उनकी उंगलियां फिर से छुईं और इस बार दोनों ने इस छुअन को गहराई से महसूस किया। कियारा जल्दी से मुड़ी और कमरे की तरफ जाने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ पल तो बिबान यूं ही खड़ा उसे जागता देखता रहा। उसके हाथ में बेब था, लेकिन अब उसे उससे नफरत हो रही थी। बिबान के जहन में तूफान उठ रहे थे। कियारा की बातें उसके दिलो दिमाग में गूंज रही थीं। उसने कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं था। रानिया के बाद उसने अपने गम में खुद को इतना खो दिया था कि उसने ये सोचना ही छोड़ दिया था कि उसके कर्मों का आरब पर क्या असर होगा। वो सिर्फ अपने दर्द में डूबा था, सिर्फ अपनी तकलीफ को महसूस कर रहा था। लेकिन कियारा, जो खुद इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त करके आई थी, जिसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था, वो आरब की फिक्र कर रही थी। कियारा की बात उसके दिल में गहराई से उतर गई। उसने बेब को देखा, फिर उसे वापस दूर फेंक दिया और तेजी से कमरे में आया। कियारा भी बेड के पास ही खड़ी थी, उसकी पीठ उसकी तरफ थी। वो अपने आंसू पोंछ रही थी, खुद को संभाल रही थी। उसने सोचा था कि शायद बिबान उसकी बात से नाराज हो गया है, शायद अब वो उसे डांटेगा कि उसने उसकी निजी जिंदगी में दखल क्यों दिया, शायद वो उसे कहेगा कि ये उसका काम नहीं है। लेकिन जो अगले ही पल हुआ वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बिबान ने उसका नाम लिया, कियारा। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि कियारा तुरंत मुड़ी और फिर बिबान एक पल की देरी किए बिना बिना कुछ सोचे समझे तेजी से उसके करीब आया और उसे गले से खींचकर लगा लिया। कियारा एक पल के लिए सन्न रह गई, उसकी सांसें थम गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि बिबान ऐसा करेगा।
विवान की बाहें उसके चारों तरफ लिपटी हुई थी। उसका सिर उसके कंधे पर था। वो महसूस कर सकती थी कि वो कांप रहा था। और फिर उसने महसूस किया कि विवान रो रहा था। वो रोते हुए बोला, मुझे भी आरब की तरह समेट लो क्यारा, प्लीज़, मैं थक गया हूँ। खुद का बोझ उठाते उठाते थक गया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कियारा, मैंने वाकई बहुत कोशिश की। रानिया के जाने के बाद मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, आरब को संभालने की कोशिश की, घर को संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं अंदर से टूट गया हूँ, बिखर गया हूँ। मैं थक गया हूँ, हमेशा मजबूत बनने से, हमेशा सब कुछ काबू में रखने से, हमेशा ये दिखाने में कि मैं ठीक हूँ जबकि मैं अंदर से ख़त्म हो रहा हूँ। मुझे भी किसी सहारे की ज़रूरत है क्यारा। मुझे भी चाहिए कोई जो मुझसे कहे कि सब ठीक हो जाएगा, जो मेरे टूटे हुए टुकड़ों को समेट ले। विवान का ये व्यवहार क्यारा के लिए बिल्कुल अनपेक्षित था। उसने विवान को हमेशा एक सख्त, मजबूत और बेअसर इंसान के रूप में देखा था, जो कभी अपनी भावनाएं नहीं दिखाता था, जो हमेशा काबू में रहता और जो कभी कमज़ोर नहीं पड़ता था। लेकिन इस पल वो सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था, जो अपना दर्द किसी के सामने बयां कर रहा था, जो मदद मांग रहा था। क्यारा कुछ पल तो यूं ही खड़ी रही। उसके हाथ उसके आसपास लटके रहे। वो नहीं जानती कि क्या करे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। फिर धीरे धीरे हिचकिचाते हुए उसने एक हाथ धीरे से ऊपर उठाया। उसका दिल अंदर से पसीज गया था। उसने महसूस किया कि विवान भी उसी की परिस्थितियों का शिकार है जैसे वो खुद थी। दोनों ने अपने प्यार को खोया था, दोनों टूटे हुए थे और दोनों को किसी के सहारे की ज़रूरत थी। फिर नरमी से, बहुत आहिस्ता से उसने विवान की हिम्मत बंधाई। विवान ने उसकी इस हमदर्दी को महसूस किया और भी ज़्यादा रो पड़ा। क्यारा ने उसे दिलासा दिया और उसके दुख में शरीक हुई। ये इस बात का इशारा था कि वो उसके बिखरे हुए वजूद को सहारा देने के लिए तैयार है। इस पल में सिर्फ दो टूटे हुए इंसानों की हमदर्दी थी, सिर्फ एक दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश। लेकिन फिर भी ये पल दोनों के लिए बहुत ख़ास था। ये पहली बार था कि वे एक दूसरे के दुख में इतने करीब थे। ये पहली बार था कि उन्होंने एक दूसरे के गम को यूं बांटा था। क्यारा ने उसे तसल्ली देते हुए धीरे से कहा, बेवान, मैं समझती हूँ, बल्कि मैं जानती हूँ कि ये सब कितना मुश्किल है। हम दोनों टूटे हुए हैं। हम दोनों ने अपने प्यार को खोया है। हम दोनों को ज़िंदगी ने धोखा दिया है। लेकिन शायद भगवान ने हमें इसलिए एक साथ किया ताकि हम एक दूसरे को सहारा दे सकें, ताकि हम मिलकर अपने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ सकें, ताकि हम मिलकर आरब के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकें। उस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं जो हमारे साथ हुआ। उसे हमारे प्यार की ज़रूरत है विवान, हमारे सहारे की ज़रूरत है। विवान ने उसकी बात सुनी और धीरे से सर हिलाया। वो अभी भी उसके कंधे पर था। क्यारा ने आगे कहा, मैं वादा नहीं कर सकती कि मैं आपकी रानियां बन जाऊंगी और ना ही आप मेरे शौर्य बन सकते हैं। आपके दिल में हमेशा रानियां रहे, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, क्योंकि आपने उससे मोहब्बत में कोई धोखा नहीं दिया और ना ही रानियां ने आपको धोखा दिया। वो तो भगवान के बुलावे पर उनके पास चली गई, लेकिन शौर्य मेरे दिल में कभी नहीं रहेगा। उसने मुझे धोखा दिया था और मैंने उसी दिन शौर्य को अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया, जिस दिन मैंने आपके साथ अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए थे। हम दोस्त बन सकते हैं विवान, हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। हम मिलकर इस घर को एक असली घर बना सकते हैं और हम मिलकर इस बच्चे को वो प्यार दे सकते हैं जिसका वो हकदार है। विवान ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। वो कियारा की आंखों में देख रहा था और कियारा उसकी आंखों में। ये पल बहुत ही नाजुक था, बहुत ही खास। दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी थी। विवान ने उसकी बाहों में रहते हुए धीरे से कहा, शुक्रिया क्यारा, शुक्रिया कि तुमने मुझे ठुकराया नहीं, शुक्रिया कि तुमने मुझे समझा, शुक्रिया कि तुमने मेरे टूटे हुए वजूद को अपनी बाहों में समेट लिया। मैं नहीं जानता कि मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब स्मोकिंग छोड़ दूँगा। मैं आरब के लिए एक बेहतर पिता बनने की कोशिश करूँगा और मैं तुम्हारा सम्मान करूँगा। क्यारा ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि उसकी आंखों में भी आंसू थे। और मैं कोशिश करूँगी कि इस घर को एक सुंदर घर बनाऊँ, सिर्फ एक मकान नहीं। मैं कोशिश करूँगी कि आरब को वो माँ का प्यार दूँ जिसकी उसे ज़रूरत है, और मैं कोशिश करूँगी कि आपका भी ख्याल रखूँ। उसके आंसू बह निकले। विवान ने धीरे से एक हाथ उठाया और उसके गाल से आंसू पोंछे। उसका एहसास इतना कोमल था, इतने ध्यान से था कि क्यारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं और उसके स्पर्श को महसूस किया। ये पल बहुत ही खास था, बहुत ही नाजुक था।
काफ़ी देर तक वो यूं ही एक दूसरे के साथ खड़े रहे, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे को सुकून देते रहे, एक दूसरे को सहारा देते रहे। ना कोई बोला, ना किसी ने कुछ कहा, बस खामोशी थी। लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। फिर धीरे से विवान ने खुद को थोड़ा पीछे किया, लेकिन अभी भी उसके हाथ कियारा की कमर पर थे। वो उसकी आंखों में देख रहा था। मैं नहीं जानता कि मुझे इसकी इतनी ज़रूरत थी, किसी के सहारे की, किसी की समझ की, किसी की हमदर्दी की। कियारा ने धीरे से कहा, हम सबको किसी न किसी की ज़रूरत होती है विवान। कोई भी अकेले नहीं रह सकता, चाहे वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो। कमरे की मध्यम रोशनी में विवान ने बड़ी ही नरमी से कियारा को अपनी बाहों में उठा लिया। कियारा ने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए। विवान ने बड़े ही प्यार और नरमी से उसे धीरे से बेड पर लिटाया और खुद उसके करीब झुक गया। उसकी उंगलियों का स्पर्श कियारा के वजूद में एक मीठी सी सिहरन पैदा कर रहा था। विवान ने बहुत ही आहिस्ता और दीवानगी से कियारा के दुपट्टे को हटाकर उसे हर पर्दे से आज़ाद कर दिया। दोनों की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। विवान ने उसके चेहरे, गर्दन और कंधों को अपनी कोमल छुअन से चूमते हुए उस पर अपनी मोहब्बत की गहरी और खूबसूरत निशानियां छोड़ना शुरू कर दिया। कियारा के दिल में एक अनजाना सा डर और शौर्य के धोखे की पुरानी उलझन जाग उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने घबराहट में विवान के मजबूत कंधों पर हाथ रख दिए, जैसे वो खुद को रोकना चाहती हो। कियारा की इस झिझक और उलझन को विवान ने उसकी आंखों में पढ़ लिया। उसने बड़ी चालाकी और मोहब्बत से कियारा का ध्यान भटकाने के लिए उसके कान के पास झुककर बेहद मध्यम आवाज में कहा, कियारा अपनी आंखें बंद करो और इस पल को महसूस करो। विवान की इस जादुई और दिलासा देती बातों ने कियारा के भीतर के डर को पिघला दिया। जैसे ही विवान के लबों ने उसकी गर्दन को छुआ, कियारा के मुंह से एक हल्की सी मदहोश भरी सिसकी निकल गई। उस मीठी छुअन से उसके पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई थी और उसकी उंगलियां विवान के बालों में कस गईं। विवान ने उसकी इसी मदहोशी का फ़ायदा उठाया और बातें करते करते बेहद कोमलता से उसके नाजुक वजूद में उतरकर उसे पूरी तरह अपना बना लिया। जहाँ कियारा का सारा डर, सारी उलझन हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, जहाँ अतीत का सारा दर्द पिघल कर एक नए और पवित्र प्यार में बदल गया। उस रात के बाद उनके रिश्ते में एक ऐसा नया मोड़ आया। वे एक दूसरे के करीब आने लगे, ना कि प्रेमी प्रेमिका के रूप में, बल्कि दोस्तों के रूप में, समझदार साथियों के रूप में, एक दूसरे के हमदर्द के रूप में। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।